Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes my dear students, today's topic is the unit of work. We have the two types of the units. One is the absolute unit and other is the gravitational unit. And this is the next topic that will be power. And now we will start from absolute unit. बेटा absolute unit of work, ये कौन-कौन से units हैं ये हम पढ़ते आए हैं. इसके अंदर बेटा हम SI unit की बात करेंगे, ठीक है. CGS की भी बात की जा सकती है, CGS की बात की जा सकती है. ग्रेविटेशनल में भी SI यूनिट भी मिलेगा, CGS भी मिलेगा, बट ग्रेविटेशन को कहीं ना कहीं यूज करेंगे. अब ग्रेविटेशन को कैसे यूज करेंगे और कहां पर यूज करेंगे इसको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं. ये वाले यूनिट्स बेटा हमने देखे हुए हैं. एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो ये होता है जूल. जूल यूनिट हमने देखा हुआ है. ERG अर्ग यूनिट हमने पढ़ा हुआ है. CGS के लिए अर्ग है, SI यूनिट जूल है. ये बेटा एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब जब से तुमने ऐसे यूनिट्स पढ़ने स्टार्ट किए फ्रॉम द क्लास 12 और 9. तो ये जूल यूनिट हमने पढ़ा है. एनर्जी का जो यूनिट होता है, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है. CGS यूनिट भी हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था जब हमने वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर किया था. कन्वर्जन्स की थी जब हमने ऐसे यूनिट को CGS में, CGS को SI में, तो उसमें अर्ग यूनिट होता था हमारे वर्क का या एनर्जी. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर. अब तुम्हें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बेटा? तुम्हें क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 अर्ग. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कभी भी अगर यूनिट को डिफाइन करना आ जाए, फिजिक्स में बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं ये. यूनिट को डिफाइन करना या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना फिजिक्स के अंदर हम सबको आनी चाहिए. तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए बेटा हमें पहले जिस क्वांटिटी के यूनिट को तुम डिफाइन करने जा रहे हो उस क्वांटिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो ये यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो मैं वर्क क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो अगर बात करें वर्क क्वांटिटी के फॉर्मूले की, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो फोर्स के अगर मैं बात करूँ तो मुझे 1 जूल डिफाइन करना है. तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर, देन वर्क इज इक्वल टू 1 जूल. यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. 1 into 1 क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई होगा न्यूटन मीटर, और सामने हमारा उसको हम बोलेंगे जूल. जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है. कभी भी अगर हमें यूनिट निकालना हो तो फॉर्मूले में 1 वर्क पुट कर दो, ठीक है. जो भी उसमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी हैं, जो सा भी तुम फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहे हो या जो सी फिजिकल क्वांटिटी का तुम यूनिट डिफाइन करने जा रहे हो, तो सबके लिए दैट इज द कॉमन मेथड. ये तुम देखोगे +1 +2 में ये चीज़ें तुम्हें अपने आप आ जानी चाहिए कि अगर मुझे यूनिट डिफाइन करना है तो मुझे उसके फॉर्मूले में 1 पुट करना है, ठीक है. तो अब इसको इंग्लिश में हमें अपने वर्ड्स में लिखना है. कैसे इंग्लिश में क्या लिखना है? हमें ये लिखना है कि अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होगा तो उस टाइम में जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा. ये पॉइंट सबको क्लियर है कि वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट से तुमने ये निकाल दिया. अगर CGS की बात करेंगे बेटा, तो CGS के अंदर यहाँ पर जो तुमने फोर्स 1 न्यूटन लिया है तो वहाँ पे 1 डाइन लेना पड़ेगा, ठीक है. जो डिस्प्लेसमेंट तुमने 1 मीटर लिया वहाँ पर सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी. तो जो वर्क आएगा वो आएगा 1 आएगा. क्लियर हो रहा पॉइंट? ठीक है. मतलब कहने का कि फॉर्मूले में तुम्हें 1 पुट करना पड़ेगा, और जिस यूनिट में तुम निकालना चाहते हो उसी यूनिट की तुम क्वांटिटी यहाँ पर लिख दो, उसी यूनिट के
जैसे फिजिकल फोर्स ऐसे यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट होता है मीटर, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी होती हैं किसके अंदर बेटा, एब्सोल्यूट के अंदर। अब बात है कि इसको लिखेंगे कैसे, इसके डिफाइन कहाँ पर है, तो इसके डिफाइन लिंक में तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए लिंक तुम्हें मिलते रहते हैं, तो लिंक में जाके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, समझा दिया मैंने कौन से यूनिट्स हैं, ये बेटा एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। अब बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशन की, मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा रखा है, तो इसको लिखना कैसे वो देखो। एक बार और समझा देता हूँ कि बेटा अगर मुझे फोर्स निकालना हो इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशन तो कैसे निकालूंगा। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, एक पॉइंट बताया था कि इन द केस अगर तुम्हें कोई पूछता है कि मुझे 1 न्यूटन फोर्स बताओ कितना होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। 10 न्यूटन फोर्स बताओ कितना होता है, कैसे बताएंगे 10 न्यूटन फोर्स कितना होता है। ये हम सब कर चुके हैं बेटा कि इन द केस अगर मैं अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे 100 ग्राम वेट रखता हूँ, 100 ग्राम वेट मैंने यहाँ पे रखा, तो उस टाइम पे जो मेरा हाथ, जो ये हाथ है 100 ग्राम वेट जो एक्सपीरियंस करेगा वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है, कितना 100 ग्राम वेट जो मेरे हाथ को दबाएगा वो कितने फोर्स से दबाएगा, आंसर है 1 न्यूटन से। तो देखते हैं कि 1 न्यूटन की जगह मैं 100 ग्राम लिख सकता हूँ, तो लेट्स सी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, मास है 100 ग्राम। ठीक है, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, g, क्योंकि नीचे की तरफ दबा रहा है तो g, तो ये हो जाएगा बेटा 10। अगर एग्जैक्ट लिखना है तो 9.8, वैसे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको केजी में बदल दो, डिवाइड बाय 1000 केजी बन जाएगा, तो क्या आ गया 0.1 केजी और सॉरी मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना आ गया बेटा, फोर्स आ गया 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए मैंने यहाँ न्यूटन लिखा है। तो 9.8 न्यूटन, सॉरी नहीं 9.8 न्यूटन तो आएगा, 0.1 है ना, तो ये हो जाएगा। अगर इसको हम 10 ही ले लेते हैं, नहीं तो 0.98 हो जाएगा। 10 ले लेता हूँ, इसको इजी हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए। तो 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, अगर 9.8 रखोगे तो 0.98 न्यूटन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 न्यूटन तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना, और लिख सकते हैं और 0.98 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये बेटा अगर तुम 100 ग्राम का वेट अपने हाथ पे रखते हो, वो 100 ग्राम का वेट जिस फोर्स से तुम्हें दबाएगा वो फोर्स 1 न्यूटन होगा। अगर मैं 100 ग्राम से सीधा 1 केजी कर देता हूँ 1000 ग्राम, तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा। तो इसी के अंदर अब हम सॉल्व करेंगे उसको कि 1000 ग्राम देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, मास हो जाएगा 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही 9.8। ठीक है, इसको 1 केजी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन। अगर तुम 1 किलो का भार अपने हाथ पे रखोगे 1 केजी, तो वो 1 केजी जो तुम्हें प्रेस करेगा, दबाएगा, तो वो कितने फोर्स से दबाएगा, आंसर है। तो डेट मींस अब मैं अपने फोर्स को किस में लिख सकता हूँ, केजी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे 10 न्यूटन फोर्स लिखना है तो मैं 1 केजी लिखूंगा फोर्स की जगह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स हो गया 1 केजी की जगह। जब मुझे 1 न्यूटन लिखना है वहाँ कितना लिख दूंगा 100 ग्राम, 0.1 केजी। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करके दिखाया कि अगर हम मास को 100 ग्राम लेंगे तो यहाँ पे 1 न्यूटन आंसर आ जाएगा, और अगर 1000 लेंगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो याद रख लो बेटा कि 10 ग्राम 100 ग्राम वेट तुम्हें 1 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करेगा, प्रेस करेगा 1 न्यूटन फोर्स से। 1 केजी वेट तुम्हें 10 न्यूटन फोर्स से नीचे की तरफ प्रेस करेगा। अब ग्रेविटेशन अगर ना होती तो वो वेट तुम्हें नीचे की तरफ प्रेस ही ना करता, वो मास तुम्हें नीचे की तरफ खींचता ना, क्योंकि ग्रेविटेशन होने के कारण ही
अगर मैंने कोई मास अपने हाथ पे, कोई वेट अपने हाथ पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशन के कारण ही तो वो मुझे नीचे की तरफ दबाएगा, तो इसलिए इन यूनिट्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स है बेटा, जो फोर्स में तुम्हें याद करना है। अब ये चीज मैंने तुम्हें बता दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट को बनाना कैसे है। देखिए बेटा, ऐसे यूनिट में भी कर लेते हैं, सीजीएस में भी कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर ऐसे यूनिट कैसे बनेगा और सीजीएस कैसे बनेगा। यूनिट बना किसका रहे हैं, आंसर है यूनिट को अभी भी हम वर्क का ही बनाएंगे। तो वर्क के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही लगाएंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब फोर्स कैसा लेंगे, ग्रेविटेशन की टर्म्स में। अब फोर्स कैसा लेंगे, ग्रेविटेशन की टर्म्स में लेंगे। तो बेटा लिखते हैं इसको ग्रेविटेशन की टर्म्स में कैसे फोर्स लेंगे। तो आंसर है वर्क इज इक्वल टू जो Fs होता है। अब इसमें वर्क क्या होता है ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। अब मैं फोर्स की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, फोर्स की जगह मैं केजी यूज करूंगा। मुझे पता है कि 1 केजी अगर मैं लूंगा तो 10 न्यूटन फोर्स मिलेगा, और अगर मैं 0.1 केजी लूंगा तो 1 न्यूटन फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये हमको पता है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बेटा यहाँ पर लेता हूँ 1 केजी, फोर्स की जगह मैं बेटा लेता हूँ 1 केजी, डिस्प्लेसमेंट की जगह बेटा लेता हूँ 1 मीटर, मतलब 1 केजी अगर मैं वेट रखता हूँ और वो 1 केजी वेट मेरे ऑब्जेक्ट को, मेरे हाथ को 1 मीटर तक नीचे डिस्प्लेस कर देता है, तो उस टाइम पे कितना वर्क हुआ। क्योंकि देखो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क तो होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसने लगाया, फोर्स लगाया वेट ने। वेट का मतलब जो मैंने यहाँ पे वेट रखा है उसने मुझे नीचे दबाया, उसके कारण मुझे फोर्स मिला, वेट इज द फोर्स। और वो जो वेट मुझे नीचे दबा रहा है और 1 मीटर तक मेरा हाथ नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, तो दैट मींस 1 केजी ने मेरे को दबाया और मेरा हाथ 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया, तो ये वर्क डन होता है। तो इस वर्क को क्या लिखते हैं, दैट वर्क विल बी नोन एज 1 केजी मीटर। क्या बोलेंगे इस वर्क को, 1 केजी मीटर। ध्यान से समझना, 1 केजी मीटर का मतलब दैट इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय 1 केजी मास एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 केजी मीटर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वर्क कैसे निकालूंगा, 1 केजी मीटर कैसे निकालूंगा, 1 केजी मीटर। अब जरा मुझे समझाओ यहाँ पर 1 केजी मीटर वर्क का मतलब क्या है, कितना फोर्स मिलेगा 1 केजी मीटर में। आंसर है 1 केजी है तो 10 न्यूटन। एग्जैक्ट लिख लेते हैं, 9.8 न्यूटन फोर्स मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होने जा रही है बेटा, 1 मीटर। न्यूटन मीटर जूल होता है, तो ये बन जाएगा 9.8। देखो यहाँ पर जब मैं न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जूल आता है ना। वर्क कैसे निकाला होगा मैंने, वर्क यहाँ पे निकाला होगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जूल इसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो इनके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था वो जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हमें वो भी मिला था एक्सपेरिमेंट, हो तुमने 10th में पढ़ा होगा ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एक हमारे पास फिनोमेना था जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जूल्स लॉ। ठीक है, तो जूल्स एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्क और एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया। तो इसलिए न्यूटन मीटर ना लिख के हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल वर्ड लिखते हैं यहाँ पर जे। तो जूल आ गया बेटा, यहाँ पर समझ आया। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर आ रहा, तो ये भी जूल होगा। तो 1 केजी मीटर में मतलब कितने वर्क में, 1 केजी मीटर में कितना वर्क होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ 1 केजी का, और वो मेरे हाथ को जो दबाएगा, मेरा हाथ 1 मीटर नीचे डिस्प्लेस होगा, तो वो कितना वर्क करेगा। मतलब 1 केजी फोर्स 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करेगा। आंसर है 9.8 जूल। अगर यहाँ 10 ले लोगे तो 10 जूल, अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस में कैसे करोगे बेटा, सीजीएस में वर्क को कैसे लिखोगे। अब हमें वर्क को लिखना पड़ेगा ग्राम में। तो 1 ग्राम मतलब वर्क लिखेंगे 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी। ग्राम में सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर वर्क कैसे निकालोगे। वर्क की जगह पे क्या लिखोगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर्स कितना। बात करेंगे कि अब फोर्स कितना होगा, तो बता सकते हो कितना फोर्स लगाएंगे यहाँ पर हम।
अब फोर्स को किस में लेना है, डाइन में, किस में लेना है, डाइन में। तो ये कैलकुलेशन बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके अंदर मिलेगा तुम्हें 989। ठीक है, ये कन्वर्जन हम कर चुके हैं, तुम चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे। और कितने सेंटीमीटर करेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर में तुम्हें 980 क्या मिलेगा, 980 दैट इज द एस 980 अर्थ, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन और सेंटीमीटर अर्थ। ठीक है, तो 1 एक तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट ये आया कि अगर हमारे पास केजी मीटर है, केजी का मतलब फोर्स कितना है 1 केजी और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 मीटर, तो कितना वर्क होगा 9.8 जूल वर्क होगा। और अगर तुम्हारे पे फोर्स लगाने के लिए मास कितना है 1 ग्राम, डिस्प्लेसमेंट कितनी है सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो कितना वर्क होगा 980 अर्थ। ठीक है, ये 980 कैसे आया, मुझे ये बताओ, ये 9.8 कैसे आता है यहाँ पर, ये मैं अभी हमने सॉल्व किया था ना, F को याद है, केजी के अंदर F कितना आया था 9.8 आया था। ऐसे ही तुम F को MA के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, तो 980 आएगा। लेकिन अब इसमें CGS लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा ग्राम में, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट लिखोगे वो किस में लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, जब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखोगे तो ये 9.8 होता है ना, तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो अपने आप को कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो आंसर वहाँ से तुम निकाल पाओगे 180। यहाँ पर आया 9.8, यहाँ तक बने। चलिए बेटा, यहाँ तक हो गई, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। हाँ, इनकी डेफिनेशन को कैसे लिखना है समझा मैंने तुम्हें दिया, क्लियरली समझा दिया। बाकी क्या करेंगे, लिंक में जाकर अपने नोट्स डाउनलोड करके और नोट्स बनाएंगे, फिर इस वीडियो को प्ले कर देखना, नोट्स अपने सामने रख के एक चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि इसको देखो डिफाइन करना पड़ता है कि 1 kg मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क 1 kg मीटर को। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास फोर्स 9.8 है तो वो कितने मीटर डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट को, 1 मीटर। अगर वो ऐसा करता है 9.8 न्यूटन फोर्स 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उस टाइम पे जो वर्क होगा वो 9.8 जूल होगा, जिसको तुम क्या बोल सकते हो 1 kg मीटर। यहाँ पर kg किसके लिए लिया जा रहा है, फोर्स के लिए, फोर्स नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे उसको मास बताया जा रहा है कि 1 kg से कितना फोर्स हमारे को एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमें पता है 10 न्यूटन या 9.8 मीटर। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना फोर्स हमारे को एक्सपीरियंस होता है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर के अगर वर्क की बात करें तो वो है 989। ठीक है, चलिए बेटा ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं पेपर में। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पावर बेटा बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक सिंपल सा टॉपिक है पावर, देखते हैं क्या। पावर के अंदर बेटा हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो हम कहते हैं कि इसने इतने टाइम में इतना काम किया, तो दैट इज कॉल्ड द पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 स्टूडेंट्स को सेम टास्क दिया करने को, 2 स्टूडेंट्स को सेम टास्क दिया, तो एक मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया उनको लर्न करने के लिए, तो एक स्टूडेंट मेरे पास वो क्वेश्चन लर्न करके आ जाता है 5 मिनट में, और एक स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को लर्न करके आता है 15 मिनट में। तो दैट मीन्स किसकी लर्निंग पावर ज़्यादा है, जिसने सेम काम को कम टाइम में कर दिया उसकी पावर ज़्यादा है। सेम काम दिया दोनों को, सेम क्वेश्चन दिया, टास्क सेम था, वर्क सेम था, लेकिन एक ने टाइम कम लिया, एक ने टाइम ज़्यादा लिया, तो उसकी पावर कौन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके देखो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी, टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करोगे तो पावर ज़्यादा होगी। तो पावर इज वर्क, कितना काम हमने कितने टाइम में किया, दैट इज कॉल्ड पावर। वर्क पर यूनिट टाइम इज वन ऑफ द पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर, इसका यूनिट होता है बेटा वॉट, इसको हम W से भी लिखते हैं वॉट। ये वर्क नहीं है, ये इसका सिंबल है, वॉट का सिंबल है, दैट इज नॉट वर्क। ना ही स्मॉल w लिखना है, कैपिटल W। वर्क का भी वैसे तो कैपिटल W होता है, लेकिन ये यूनिट का सिंबल है। ठीक है, इसकी यूनिट का पावर यूनिट। अब बात करते हैं बेटा, एक वर्ड आता है इसके अंदर न्यूमेरिकल में यूज होगा, एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी का मतलब समझेंगे सभी यहाँ पर। एफिशिएंसी का क्या मतलब है बेटा? देखिए किसी भी मोटर की, अगर मैं मोटर की बात करूँ जिसने पावर बनानी है, जिसने काम करना है, एक मोटर ने कितने टाइम में कितना काम किया, एक मोटर है हमारे पास, तो बेटा कोई भी मोटर ना 100% एफिशिएंट नहीं होती। क्योंकि देखो अगर किसी को काम करना है, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वर्क। वर्क का मतलब क्या है, होल्ड करेंगे सभी 1 सेकेंड। यस नाउ एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। मेरे पास एक मोटर है, ठीक है। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कि जो एनर्जी है हमारी, हमने एक एनर्जी देनी है, दूसरी तरफ से एनर्जी को लेना है। लेकिन जिस फॉर्म में तुम एनर्जी दोगे और दूसरी फॉर्म में जिस फॉर्म में तुम एनर्जी लोगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। समझना इस चीज़ को, ये एक बीच में कुछ है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी ऐसे इनपुट आई, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई या किसी भी फॉर्म की एनर्जी आई। अब यहाँ पर तुमने जो एनर्जी की इनपुट दी वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दी, लेकिन जो तुम्हें आउटपुट मिली वो इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगी, वो चेंज होकर मिलेगी। तो इसका साफ सा मतलब है कि चेंज कैसे हो गई एनर्जी, तो हम कहेंगे बीच में जो भी तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसने उस एनर्जी की हेल्प से वर्क किया। इसने ये जो इनपुट एनर्जी इसको मिली, इनपुट एनर्जी की हेल्प से इसने वर्क किया और तुम्हें आउटपुट एक दूसरी फॉर्म की एनर्जी में दे दी। तो जब भी बेटा वर्क होगा, जब भी वर्क होगा तब एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम डूइंग व्हाट, तो इस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय डूइंग द वर्क। तो वर्क कौन कर रहे हैं, मेरे लिरिक्स में वाइब्रेशन हो रही है, उनमें फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो वर्क कर रहे हैं। तो वो मेरी बॉडी में केमिकल एनर्जी, जो मैंने खाना खाया था या जो एनर्जी टेक की थी, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वर्क होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा तो वर्क होगा। तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन वो एनर्जी मुझे वापस भी मिल रही है किस फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म। तो वर्क हमेशा क्या करेगा, एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देगा, एनर्जी को बदल देगा, उसकी शक्ल बदल देगा। ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अब मैं तुम्हें एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी का यही मतलब होगा कि हमने एक मोटर को एक इनपुट दी और उससे आउटपुट लिया। तो हम क्या देखते हैं बेटा, जितनी हम इनपुट देते हैं कोई भी मोटर उतनी आउटपुट नहीं देती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसने मेरे को मैकेनिकल एनर्जी बनाकर दी, मोटर घूमने लगेगी, मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो मोटर मेरे को 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी बनाकर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। कैसा वेस्टेज होगा, मोटर के जो पार्ट्स हैं, जो गियर्स हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, कुछ हीट एनर्जी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में भी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। जैसे अगर हीट एनर्जी बनेगी तो वो हीट एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, सारी रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, हम उसका क्या करेंगे, वेस्ट हो गई हमारे लिए। तो बट एनर्जी बनी जरूर है, बट हमारे यूजफुल नहीं। तो जो यूजफुल एनर्जी होगी उसको हम आउटपुट मानते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी मोटर 100% एफिशिएंट नहीं होती। अगर तुम उसको 100 जूल एनर्जी दोगे तो तुम्हें 100 जूल आउटपुट नहीं दे सकती। वो तुम्हें 70 जूल दे देगी, 60 जूल दे देगी, 50 जूल दे देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 75 दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं, 70 भी मैक्सिमम माना जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बनेगा कि जो हमें आउटपुट मिली है, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय तुमने इनपुट कितना दिया था, इनपुट एनर्जी। जैसे हमारे व्हीकल्स हैं, हम कहते हैं इस व्हीकल की एवरेज 40 है, इसकी एवरेज 50 है, इसकी 60 है। उसका मतलब क्या है कि हमने उसके अंदर जो एनर्जी दी, मान लो हमने अपने व्हीकल को एनर्जी दी विद द हेल्प ऑफ अ पेट्रोल, CNG, LPG, जिसकी भी हेल्प लेकर हमने उसे एनर्जी दी इंजन को, ठीक है। इंजन वर्क करेगा, मुझे पता है जब इंजन वर्क करेगा तो मेरी दी हुई एनर्जी की फॉर्म बदल जाएगी, ठीक है। अब मैंने उसको 100 जूल हीट एनर्जी दी, मान लो मैंने अपने बाइक के इंजन को 100 जूल हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी कहाँ से दी? पेट्रोल को बर्न करके दिया, हीट एनर्जी 100 जूल दी। तो मेरे बाइक का जो इंजन है उसने 100 जूल वर्क नहीं करके दिया, उसने मेरे को सिर्फ 40 जूल वर्क करके दिया। तो मतलब उसने मेरी जो मैंने 100 जूल हीट एनर्जी दी थी
मेरे को पे कितना करना पड़ा, 100 जूल के मुझे पैसे देने पड़े, मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ा, उतना पेट्रोल जलाना पड़ा कि 100 जूल एनर्जी बने, तो मेरे को पे तो 100 जूल का करना पड़ा, लेकिन मुझे वापस कितना मिला, सिर्फ 40 जूल। तो मेरे इंजन ने मेरे जो बाइक को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी, मेरी बाइक आगे चलने लगी, उसके व्हील जो घूमने लगे मोटर की हेल्प से, तो जो काइनेटिक एनर्जी आई तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन सारी नहीं कन्वर्ट हुई, सिर्फ 40% कन्वर्ट हुई। तो मैं बोलूँगा मेरी बाइक की एवरेज है 40। समझ आया पॉइंट की एवरेज क्या होती है, मतलब जो तुम आउटपुट ले लो, मैंने आउटपुट ली सिर्फ 40, इनपुट कितनी दी 100, तो डेट इज कॉल्ड द बेटा एवरेज, इसको हम एवरेज बोलते हैं। आई थिंक कि तुम्हें ये क्लियर हो रहा होगा कि कभी भी हमें इक्वल आउटपुट नहीं मिलती, तो वहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा इंजन कितना एफिशिएंट है। अगर कोई इंजन 70 से 75% का एफिशिएंट है तो ये बहुत बेटर इंजन माना जाएगा, बहुत बेटर मोटर मानी जाएगी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी लेवल की मानी जाएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। पावर से रिलेटेड मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताता हूँ कि पावर के फॉर्मूले में हम थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। कैसा हेर फेर कर सकते हैं, ध्यान से देखना। वर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो इसको फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना बेटा एक सेकंड के लिए, यहाँ पर ध्यान देना, और लिखेंगे भी सारे वैसे लिखा हुआ है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर आ गए। फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर होती है बट वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर कब लेते हैं, रूल्स होते हैं ना वेक्टर्स के कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करो और आंसर स्केलर आए, तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर है, अगर तुम्हें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर चाहिए तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। अगर मुझे आंसर वेक्टर चाहिए होता तो मैं यहाँ क्रॉस लगाता। तो आई होप कि तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा, हमारा यही फॉर्मूला है F डॉट V। क्लियर है बेटा, चलिए आज बस इतना ही करेंगे। बाकी का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे हमने ये वर्क डन निकालना था, इस वर्क डन के अंदर अभी तक मेरा जो फोर्स है ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट फोर्स है, चेंज नहीं हो रहा, लगातार वही फोर्स लग रहा है। तो ये वर्क का फॉर्मूला ठीक है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ये वर्क का फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं। ठीक है, टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे।